नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ममता बनर्जी इस समय बंगाल चुनाव बिल्कुल चरम पर चल रहा है और हम लोग डेली अपडेट हो रहे हैं कि बंगाल में चुनाव कैसे चल रहा है। तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम तरह के मीडिया वेबसाइट्स बंगाल चुनाव को अपने अपने ढंग से, अपने अपने हिसाब से कवरेज दे रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री का कवरेज, कभी वहाँ के माननीय राज्यपाल श्री जगदीप जी धनखड़ का बयान, कभी ममता बनर्जी का बयान, तो कभी शुभेंदु अधिकारी का बयान। लेकिन आज वहाँ पर चुनाव हुआ। चुनाव में जब वोट पड़ रहा था तो उसी समय ममता बनर्जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई जहां वोट पड़ रहे थे और वहां जाकर उन्होंने एक अजीब सा काम किया। माननीय जगदीप धनखड़ जी, जिस दिन से माननीय जगदीप धनखड़ जी मुझे लगता है पिछले 2.5 साल में या 2 साल में 2020 में वो गए तो 1.5 साल की बात माने, पिछले 1.5 वर्ष में जिस प्रकार से उन्होंने माननीय राज्यपाल जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया, राज्यपाल जी के लिए विधानसभा के या सेक्रेटरीट के दरवाजे बंद करने की कोशिश की, या फिर उन्होंने माननीय राज्यपाल जी को संज्ञान में कोई बात नहीं दी, माननीय राज्यपाल जी के कहने की कोई बात उन्होंने नहीं मानी। माननीय राज्यपाल जी ने अगर कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि माननीय राज्यपाल जी मुझे बचाने के लिए जब जादवपुर यूनिवर्सिटी चले गए और मैं और बाबुल सुप्रियो, मेरा 370 CAA पर वहाँ पर कार्यक्रम था और मैं वहाँ पर मुख्य वक्ता के नाते जादवपुर यूनिवर्सिटी गया हुआ था। जैसे मैं अलग तमाम तरह की देश की यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, वैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी भी गया था। आप सबको याद होगा कि किस प्रकार ममता बनर्जी के गुंडों ने, कम्युनिस्टों ने CAA की जो मेरे से उनका इंटरेक्शन होना था या जो मेरे से बहस होनी थी, वो वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, वो लोहा मानने के बाद, यानी कि उनके निरुत्तर होने के बाद उन्होंने वहाँ गो बैक के नारे लगाए और हमको घेर लिया। माननीय जगदीप धनखड़ जी जो राज्यपाल थे, हमने उनको फोन लगाया तो वो हमको बचाने चले आए। इंसान को ही बचाने आए थे, मेरे जैसे लोगों को ही बचाने आए थे। और इंसान को बचाने के लिए कोई डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, इंसान को बचाने के लिए कोई औधा, कोई पद, ये सब कुछ बेईमानी है। इस पर भी ममता बनर्जी ने असहमति दर्ज करवाई और उन्होंने कहा कि राज्यपाल जी को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और उनको यूनिवर्सिटी में नहीं घुसना चाहिए। जबकि माननीय राज्यपाल जी ने ममता बनर्जी को 2 या 3 बार फोन किया और कहा कि भाई हमारे कुछ लोग हॉस्टेज हो चुके हैं, वहाँ बंधक हैं, उनको बचाना है। लेकिन ममता जी कहाँ सुनने वाली थी, क्योंकि सत्ता के मद में चूर ममता वहाँ अपना खेल खेल रही थी और उनको लग रहा था कि जिस प्रकार से बंगाल में पॉलिटिकल हत्याएं होती हैं, वैसे बाबुल सुप्रियो जो केंद्रीय मंत्री उस समय थे और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता देश का हूँ, मैं तो केवल CAA में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके लीगल जवाब देने के लिए वहाँ गया था। जैसे मैं सारे चैनलों को दे रहा था, जैसे मैं देश में और भाषण कर रहा था, वैसे मैं वहाँ पर भी स्कॉलर्स के बीच में, उनके टीचर्स के बीच में, लेक्चरर्स के बीच में गया था कि मैं उनको जवाब दे सकूँ। अब मेरे प्राण बचाना अगर गरिमा के खिलाफ था, मेरे प्राण बचाकर बाहर निकाल लाना अगर वहाँ राज्यपाल की गरिमा के विरुद्ध था, तो फिर ममता बनर्जी जी, मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिर राज्यपाल या कौन सी चीज़ गरिमा में मानी जाती है। अगर आप हत्याएं करवाना गरिमा में मानती हैं तो माननीय राज्यपाल जी ने अगर किसी के प्राण बचाए तो उसको कैसे माना जाए कि वो गरिमा में नहीं था। ऐसे प्रकरण लगातार जब से माननीय धनखड़ जी वहां पर गए हैं तब से लगातार इस प्रकार के प्रकरण चल ही रहे हैं और इस स्तर पर चल रहे हैं कि ममता बनर्जी राज्यपाल की भी इंसल्ट करने के लिए क्या न कह दें। उन्हीं राज्यपाल को आज ममता बनर्जी जी एक पोलिंग बूथ से फोन करती हैं। पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, लोग उनके, हमले उनके लोग बीजेपी के काफिलों पर कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हो गया, शुभेंदु अधिकारी के साथ जो मीडिया पर्सन्स जा रहे थे या मीडिया की टोलियां या मीडिया की टीमें जा रही थी, उनके ऊपर हमला हो गया। यानी कि वो जो सब कुछ हुआ उस पर ममता बनर्जी जी ने फोन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा चुनाव नहीं देखा। कैसा चुनाव? क्योंकि बंगाल का चुनाव एक खूनी चुनाव होता है। बंगाल का चुनाव जो वहां सत्ता में पार्टी रहती है वो अपने हिसाब से चुनाव करवाती है।
बंगाल का चुनाव कुछ ऐसा होता है कि वोटर केवल गेट पर अपनी पर्ची जमा करता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति वोट दबाता है, मशीन का बटन दबाता है और उस व्यक्ति से कहता है तुम्हारा वोट पड़ गया, नाउ यू कैन गो नाउ। आपने वो वीडियोस भी लोकसभा चुनाव के देखे होंगे, हमने सभी ने वो देखे कि किस प्रकार से बंगाल में चलता है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन शायद बहुत अच्छा करवाने का प्रयास कर रहा है। और जब किसी को ये लगता है, आपको याद होगा कि चुनाव के समय पर केजरीवाल ने कहना शुरू किया था ईवीएम गड़बड़ है लोकसभा के चुनाव में। आपको याद होगा कि कांग्रेस भी उस समय कह रही थी ईवीएम खराब है, समाजवादी पार्टी ने खूब कहा ईवीएम खराब है और मायावती बहन जी ने खूब चिल्लाया कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कि बहुत सारे विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में तो उनके एक विधायक ने वो एक ईवीएम मशीन भी नकली बनाकर कहा कि देखो ऐसे हैक होती है, जैसे वो हैक स्पेशलिस्ट हो। ये क्या होता है कि जब चुनाव हारते हैं तो हार स्वीकार करने की बजाय वजह बताना शुरू करते हैं और ये तो सबको एहसास होता है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है और क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि बंगाल में मैंने अभी तक कोई भी ऐसा अनऑफिशियल या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था चुनाव के विषय में, क्योंकि चुनाव का विश्लेषण करना अपना कार्य नहीं है। वो जनता वहां की तय करती है, जहां भी चुनाव हो रहा होता वहां का वोटर तय करता है कि वो किसको पसंद करता है और किसकी पॉलिसी से वो सहमत और असहमत है। लेकिन मुझे लगा कि बंगाल में जो चल रहा है उसमें ममता बनर्जी अब असहाय सा फील करने लगी हैं और इसलिए वो सब कुछ करके, चंडी पाठ करके वो देख चुकी हैं, वो दुर्गा पाठ वो करके देख चुकी हैं, अपना गोत्र बताकर वो देख चुकी हैं और अपनी टांग तोड़वाकर वो देख चुकी हैं। जो जो कर सकती थी मीडिया में रहने के लिए, जैसे केजरीवाल करते हैं, वो सब कुछ ममता बनर्जी कर चुकी हैं। अब उन्होंने आखिरी दांव के रूप में पहले अपना गोत्र बताया, क्योंकि अब 70% जो वोटर है वो टारगेट है। अभी तक क्या होता था, बंगाल में जो 30% या 25% वोटर था उसके लिए लोग टोपी लगाए घूमते थे और टोपी लगाकर रोजा इफ्तार किया करते थे और वहां जो बांग्लादेशी उन्होंने बसा रखे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के काम करते थे और वही बांग्लादेशी वहां पत्थरबाजी करना उनका काम और लोगों को परेशान करना, दूसरे लोग जो वहां पर सत्ता ला सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और बांग्लादेशियों को भगाने के लिए जो कटिबद्ध हैं, जो कंटका मार्ग जिन्होंने चुन रखा है, वो उन लोगों को वो कैसे हतोत्साहित करें ताकि वो ना आए, ये सब काम वहां पर होते रहे। ऐसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जब अपनी हार मुझे लगता है कि सामने दिखाई दे रही है, तो सामने हार को अपने ऊपर न लेकर और ईवीएम वाला जो तरीका है हार स्वीकार करने का, हार न स्वीकार करने का, वो बहुत पुराना हो चुका है। उसको देश ने स्वीकार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई, उनने स्वीकार नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार नहीं किया और देश के लोग भी उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए ममता जी बनर्जी अब नए तरीके से, नए सिरे से वो कहना शुरू कर दिया है, अपनी हार को वो कैसे स्वीकार करेंगी या कैसे मानेंगी, नहीं मानेंगी, इसका तरीका उन्होंने खोज निकाला है। इसलिए उन्होंने धनखड़ साहब को फोन करके बताया कि देखिए मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा है और ये सब धांधली हो रही है, हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अब उनका वोटर कौन? उनका वोटर जो फर्जी वोट डालता रहा है, उनका वोटर जो दूसरे का वोट डालता रहा है, उनका वोटर जो वहां पूरी बूथ कैप्चरिंग करता रहा है, उनको बूथ कैप्चरिंग करने नहीं दी जा रही है। वहां वोटर अपना वोट डालने का प्रयास कर रहा है तो उसका वोट डलवाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार ठाना है कि मैं वोट डलवा कर रहूंगा, कोई भी व्यक्ति जिसका वोट है और वोट डालना चाहता है वो बूथ में घुसेगा तो वो स्वयं ही बटन दबाएगा, उसकी बटन दबाने के लिए कोई अन्य व्यक्ति अंदर नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में ममता जी का ये स्वीकार करना कि हम हार रहे हैं, खुलकर तो कोई भी नहीं करेगा क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं और अभी चुनाव भी कई चरणों में बाकी है। इसलिए वो हार का तरीका कैसे अस्वीकार किया जाए और कैसे लोगों को सेटिस्फाई किया जाए और अपने मन को सेटिस्फाई किया जाए, इसलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन, हमने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा जो इतना फेयर चुनाव करवा रहा हो। फेयर चुनाव से मतलब उनका फेयर चुनाव जिसको वो कहती हैं, वो अनफेयर चुनाव जिसको वो कहती हैं, वो ये है कि वहाँ धांधली करने दी जाए और ममता बनर्जी और उनके गुंडे और वहाँ की जो और पॉलिटिकल पार्टियाँ
सत्ता में रही हैं, चाहे वह कम्युनिस्टों का शासन रहा हो, उससे पहले कांग्रेस का शासन रहा हो और फिर ममता बनर्जी का शासन रहा हो, ये सब अपनी मनमानी कर लें और करते रहे, वैसा मनमानी इस बार इलेक्शन कमीशन संभवतः नहीं करने दे रहा है। इसलिए ममता जी इस प्रकार का दांव खेलकर अपनी हार की तरफ, कि वो हारी नहीं है, उनको हराया गया, इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ किया, पहले ईवीएम को ठीकरा फोड़ते थे, इस बार इलेक्शन कमीशन को ठीकरा फोड़ने वाली हैं, इसलिए उनका इस प्रकार का स्टेटमेंट आना स्वाभाविक लगता है। और मैं सोच रहा था कि असली एग्जिट पोल कहां से मिलेगा, कैसे सही सूचना है। सही सूचना तो जो वहां सत्ताधारी पार्टी होती, कहीं भी सत्ताधारी पार्टी होती, उसके बयानों से ही निकल कर आता है, क्योंकि उसका एहसास पवित्र एहसास होता है, उसको सही स्थिति मालूम होती है। ममता बनर्जी जी जिस समय इस प्रकार के स्टेटमेंट उन्होंने देने शुरू किए, इससे तात्पर्य यह है कि वहां पर स्थिति बहुत अच्छी और नॉर्मल होती जा रही है। और किस पर विश्वास करके फोन किया? मनी धनखड़ साहब को फोन कर रही हैं, जिनसे वो 36 का आंकड़ा रखती रही। आज धनखड़ साहब पर उनको पूर्ण विश्वास है। अभी कुछ दिन पहले तक उनको धनखड़ साहब पर पूर्ण विश्वास नहीं था। उनको लग रहा था कि धनखड़ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और राज्यपाल को जो नहीं करना चाहिए वो सरकार के काम में इंटरवीन कर रहे हैं, और राज्यपाल को जो नहीं करना चाहिए वो सारे काम राज्यपाल जी कर रहे हैं। और राज्यपाल पर उनको विश्वास नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था कि राज्यपाल हमारी राजनीति को करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं राज्यपाल पर विश्वास करते हुए ममता जी बनर्जी उनको फोन करती हैं और कहते हैं कि ये सब धांधली चल रही है, इस धांधली पर आप संज्ञान लें। ये कार्य मैंने पहली बार अजूबे में देखा, लेकिन उनकी हार की तरफ जो नजर है, जो उनके भाषण है, उनसे लग रहा है कि वो बड़ी बुरी तरह से वहां हार रही हैं। थैंक यू वेरी मच।